नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले कि हमने 30 प्रश्न इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान के देखे थे, जो किसी सेट के आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती नाम से मिल जाएगी, जहां पर आप प्रीवियस सेट भी जो है वो देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। आज हम देखेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न, उसके बाद शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और उसके बाद बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के प्रश्नों से। 71 प्रश्न है आपका कि सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, इसका क्या जो है वो असर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव लागू होगा, ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा, ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, या ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव जो है वो डाला जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है उसकी प्रस्तावना जो है वो किसने दी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसी को हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। और 1915 में जो है ये दिया गया था। आपसे पूछा है कि किसके द्वारा दिया गया था। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वेगनर जो है वो सही हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो कार्बोनिफेरस युग है उसमें एक विशाल स्थल खंड था जो कि पेंजिया एवं इसके चारों ओर विशाल जो जलराशि थी जिसका नाम था पेंथालासा। तो ये जो है वो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पेंजिया था जो था वो टूट गया था और धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में जो है वो आ गया था। तो उसी को जो है हम महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के नाम से जो है वो जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 कह रहा है कि रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में डैश शताब्दी तक की एक अवधि है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका 14वीं से 17वीं शताब्दी सही हो जाएगा। रेनेसां या जो पुनर्जागरण है ये यूरोप में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन जो है उसको कहते हैं, और ये जो है वो इटली से जो है वो आरंभ होकर पूरे यूरोप में जो है वो फैल गया था, और आंदोलन 14 से 17वीं शताब्दी तक जो है वो चला था। अगला प्रश्न 74 है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता जो है वो कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ए के राधा कृष्ण नहीं है, इनका नाम जो सही था ए के गोपालन जो है वो सही था। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए के गोपालन। तो भारत की लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता थे श्री ए के गोपालन, जो कि सीपीआई और आरपीआई जो है उसके संयुक्त नेता भी जो है वो थे। लेकिन ये जो पद है वो 1977 में जो है वो बना था। तब जो है वो श्री वाई बी चव्हाण जो है वो ऑफिशियल रूप से नेता प्रतिपक्ष जो है वो बने थे। तो ऑफिशियल रूप से जो है वो चव्हाण थे, परंतु पहले तो गोपालन थे, जो कि जो वाई बी चव्हाण है वो जो है वो कांग्रेस से जो है वो थे। चव्हाण किस प्रकार से लिखा जाएगा, हो सकता है आपको सुनने में ना समझ में आ रहा हो, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चा आदि वा हा फिर एक डंडा और ड़ा। तो ये जो है वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 75 की तरफ। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप देखते हैं छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है। इसमें होता क्या है कि आप एक हिसाब से जो सेवाएं या वस्तुएं उस कार्ड पर जो है वो लेते हैं, और बाद में इन जो वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका जो है वो भुगतान जो है वो करेंगे। तो इस शर्त पर जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है उसकी जो सुविधाएं हैं वो जो है वो ली जाती हैं। अगला प्रश्न 76 है कि निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति या पवन ऊर्जा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था, और ये जो है स्वच्छतम ऊर्जा के स्रोत में जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। 4 ऑप्शन है, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, दर्शन
रंगनाथ या अवनी चतुर्वेदी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव कमेंट में बाद में कमेंट हट जाते हैं, इसलिए वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा हिंट के तौर पर मैं ये भी बता दूं कि अंतरिक्ष शटल मिशन की ये विशेषज्ञ भी थी और अंतरिक्ष में जाने वाली जो ये प्रथम भारतीय महिला थी। 2003 में इन्होंने उड़ान जो है वो भरी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 78 की तरफ। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इन चारों में से सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो काराकोरम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। ये जो है वो एशिया की जो विशाल पर्वत मालाएं हैं उनमें से जो है वो एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा भी जो है वो है काराकोरम। अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो है वो संबंधित है। आंध्र प्रदेश का कोलट्टम और उत्तर प्रदेश जो है वो छोलिया जो है वो हो जाएगा। अगला और लास्ट हमारा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है, क्योंकि कुल 10 प्रश्न ही आते हैं। प्रश्न है आपका कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा जो है वो की जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन डी लोक लेखा समिति बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समिति जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उसके द्वारा जो दिए गए लेखा परीक्षण है उसके संबंधी जो प्रतिवेदन है उसकी जांच का कार्य जो है वो करती है। और एक और पॉइंट कि जो लोक लेखा समिति है ये जो प्राक्कलन समिति है इसकी जुड़वा बहन के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। और लोक लेखा जो समिति है ये भारत की संसद द्वारा जो है वो निर्मित है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने शिक्षण कौशल के 10 प्रश्नों की तरफ, जो कि 81 से 90 तक जो है हम देखेंगे। 81 प्रश्न है आपका कि शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके किस प्रकार के विकास में? ऑप्शन ABCD तो आप सभी जानते हैं, सर्वांगीण विकास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के विकास आ जाएंगे। अगला प्रश्न 82 कह रहा है कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा कि विद्यार्थी जो हैं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तभी सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण जो है वो होगा। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होता है। कक्षा 3 या कह सकते हैं प्राथमिक स्तर जो है कि प्रश्न में आपका कक्षा 3 की बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर जो है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है क्रिएटिविटी आधारित या सृजनात्मक क्रियाकलाप आधारित शिक्षा प्रदान करना, जिससे बच्चों का मन भी लगे, इंटरेस्ट भी बने। अगला प्रश्न 84 कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वो जो है इन चारों में से कौन सा सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग या साधन संपन्न बालक। बात करें उत्तर की तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साधन संपन्न बालक जो है वो विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न 86 है कि किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक जो है वो निरीक्षण में आ जाएगा। अगला प्रश्न 87 कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? क्या उसके पास धन संपन्न की बात होनी चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए? तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान जो है वो होना चाहिए। 88 प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? 4 ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले,
या कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, या यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या ये कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो बात करें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही होगा कि सुनिश्चित करना कि बच्चे या प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर जो है वो मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ कक्षा में बैठते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही होती है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है वो अवसर जो है वो मिल सके। अगला प्रश्न 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, आपको बताना है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम पट पर लिखना भी आता है शिक्षण कुशलता में, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्न पूछना भी। लास्ट प्रश्न है आपका शिक्षण कौशल का, क्योंकि 10 प्रश्न ही आते हैं। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण यानी कि शिफ्ट होना। आप कहेंगे ये इतना ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न जो चरण हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन, ये भी नहीं होगा। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ये आपका ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी जो है वो कराई जाएं, ताकि एक साथ जो है वो बोझ जो है वो ना पड़े। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट अपने 10 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ। 91 से 100 तक जो है प्रश्न हम देखेंगे। तो 91 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं वो डैश हैं, अपसारी चिंतक हैं, बहिर्मुखी हैं, बहुत परिश्रमी हैं, या अभिसारी चिंतक हैं। अपसारी चिंतक आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपसारी चिंतक होता क्या है, इस प्रकार के चिंतन में जो समस्या है उनके अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। अपसारी मतलब ही होता है फैलना, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, ये जो है मौलिकता यानी कि नवीनता पर डिपेंड करता है। तो गिलफोर्ड की एक डेफिनेशन है कि सृजनात्मक चिंतन मूल रूप से अपसारी होता है। वहाँ से भी आप इसकी जो ऑप्शन है उसको जो है वो पकड़ सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है वो अपसारी चिंतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 92 कह रहा है कि सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं हैं वो सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। दोनों ऑप्शन नहीं सही होंगे। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, बिल्कुल नहीं। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अनुवांशिक चैप्टर में आपने ये पढ़ा भी अवश्य होगा। अगला प्रश्न 93, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या ये सभी। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो ब्रेल लिपि है ये जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 94, बालक का विकास जो है वो परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, या दोनों की अंतः प्रक्रिया या आर्थिक कारकों का। तो आप सभी जानते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया, ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एकदम याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है, क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर, या कोहलर। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्किनर की डेफिनेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और स्किनर जो है उन्होंने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था, यह आपको पता भी होगा। अगला प्रश्न 96 कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, या आनुवांशिकता। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। अभिवृद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। क्योंकि अभिवृद्धि में क्या होता है, एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक ही जो है वो चलती है, और शारीरिक विकास जो है उस भी बात अगर करें तो एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही जो है वो होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास से अभिवृद्धि ही जो है वो
संबंधित होता है। और विकास और अभिवृद्धि में यही डिफरेंस होता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और अभिवृद्धि जो है वो एक समय तक ही जो है वो होती है। अगला प्रश्न 97 कह रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा एक कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो काफ़ी बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सदैव याद रखिएगा। अगला प्रश्न 98 कह रहा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न 99 देखते हैं कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी जो है वो सीख लेती है, जबकि जो लीना है उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। वैयक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक भिन्नता बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग जो भिन्नताएं होती हैं वो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत ही या सिद्धांत के अंतर्गत ही जो है वो हम देखते हैं। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न अपना देख लेते हैं लास्ट। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं। श्रवण ह्रास यानी कि सुनने में उनको किसी प्रकार की बाधा है, तो उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। संप्रेषण से तात्पर्य है बातचीत या कम्युनिकेशन। दूसरा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तीसरा है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। और चौथा है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो खेल कूद आपका श्रवण ह्रास में इतना नहीं आएगा। पाठ्यपुस्तक पढ़ने की यहाँ पर बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर श्रवण ह्रास को लेकर बात की गई है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, लिखने का यहाँ पर श्रवण ह्रास से कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न भी जो है वो समाप्त होते हैं। अगला जो इसके पार्ट होगा इसी सेट का, उसमें हम सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न कल इसी समय 8 बजे जो है वो देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।